यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी चोर निकल कर भागा को। मूवी के शुरुआत में हम लोग अंकित नाम के एक शख्स को देख पाते हैं जिसके नाक से बहुत खून बह रहा होता है और अंकित से पुलिस पूछताछ करती है कि वो लोग कौन थे और क्यों यहाँ आए थे, जिस पर अंकित कहता है सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। जिसके बाद कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है 8 घंटे पहले अलबख्तर, जहाँ पर अलबरकत एयरपोर्ट पे हम लोग कुछ लोगों को देख पाते हैं। करीबन ये 6 जन होते हैं और अलग अलग जगहों से इस एयरपोर्ट पे आए हुए हैं और इसी तरह ये प्लेन अलबरकत एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही होती है। इसी फ्लाइट की एयर होस्टेज नेहा नाम की एक लड़की होती है। नेहा की दोस्त नेहा से पूछती है क्यों तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है, क्या तुम्हारा अंकित से दोबारा झगड़ा हुआ। ये बातें सुनकर नेहा अपने फ्लैशबैक को याद करती है। 8 महीने पहले सेम फ्लाइट में पहली बार नेहा और अंकित की मुलाकात हुई। पहले तो इनके बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे चलकर इन दोनों के बीच प्यार हो गया और इस तरह से इन दोनों का रिलेशनशिप चलने लगती है। प्रेजेंट टाइम पे गफार नाम का एक बूढ़ा आदमी एक एयर होस्टेज से गर्म पानी मांगता है, जिसे देखकर हम लोगों को लगता है कि शायद इसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और नेहा भी कुछ पैसेंजर को सर्विस करती रहती है। इत्तेफाक से नेहा उसी फ्लाइट में अंकित को देखती है और अंकित को देखकर नेहा दोबारा से अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है। कुछ महीने पहले अंकित और नेहा को मालूम पड़ा कि नेहा प्रेग्नेंट है, तो ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि बिना विवाह का प्रेगनेंसी। मगर अंकित नेहा को समझाता है कि हम इस बेबी को अपने साथ रख लेंगे और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। इसी बात पे सेलिब्रेट करने के लिए अंकित और नेहा एक रेस्टोरेंट में आते हैं और जब ये दोनों इसी बात पे बात कर रहे होते हैं तभी 2 शख्स अंकित के पास कॉल कर उसे बाहर बुलाता है और ये दोनों शख्स अंकित के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है। इसे देखकर नेहा के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि नेहा ने आज से पहले अंकित को ऐसा नहीं देखा था। और जब अंकित नेहा के पास आता है तो नेहा उसे बार बार पूछने लगती है कि वे दोनों अनजान शख्स कौन थे। तब अंकित नेहा को अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि आज से 2 साल पहले मैंने एक डायमंड इंश्योरेंस का कंपनी खोला था और मेरे ही कंपनी का एक एम्प्लॉय इन दोनों को डायमंड्स को चुरा कर भाग गया और इसी वजह से ये दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझसे उन डायमंड का कीमत मांग रहे हैं। करीबन 20 करोड़ रुपए या फिर डायमंड चोरी करने के लिए बोल रहे हैं। अब ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैं चोरी करना चाहता हूँ। ये बातें सुनने के बाद नेहा अपनी एक इंसिडेंट के बारे में बताती है कि मेरे पापा अंडरवर्ल्ड के पैसे हैंडल कर रहे थे, तो अभी वहाँ पर कुछ गुंडों ने आकर मेरे पापा को मार दिए और इसी वजह से मैं इन सारी लफड़ों में नहीं पड़ना चाहती। अब प्रेजेंट टाइम में अंकित नेहा को अपने फोन में आया हुआ एसएमएस को दिखाता है, जिसे देखकर नेहा बहुत खुश होती है और दोबारा से सीन फ्लैशबैक में जाती है। इंडिया का होम मिनिस्टर अलबरकत आया था एक शेख से डायमंड की डीलिंग करने के लिए, यानी कि ये शेख इस शख्स से डायमंड खरीदने वाला है और ये शेख बहुत ही सिक्योरेटली तरीके से डायमंड को होम मिनिस्टर तक पहुंचा देगा, यानी कि इंडिया। और एक प्रोसेस होता है जिसके तहत कोई भी इस डायमंड को नहीं चुरा सकता। होम मिनिस्टर की तरफ से इसका पीए भगत डीलिंग करता रहता है और शेख के तरफ से अंकित। उसी दिन अंकित भगत को एक क्लब में ले आता है और उसे अपना प्लान बताता है कि हम दोनों मिलकर उस डायमंड को चुरा लेंगे और बाद में आधा आधा कर लेंगे। पहले तो भगत इस चोरी का अंजाम देने से मना करता है, मगर अंकित किसी भी तरह कर भगत को मना लेता है कि हम उन डायमंड को चुरा लेंगे, मगर इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। प्रेजेंट टाइम पर नेहा अंकित के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हारा कुरियर बॉय कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये बातें सुनकर अंकित के तो होश ही उड़ जाते हैं, यानी कि शेख ने एक आदमी को उन डायमंड के साथ भेजा होता है। अंकित कंफर्म करने के लिए अपने बॉस शेख के पास कॉल करता है और तब शेख उसे कहता है कि मेरा भी कुरियर मैन उसी फ्लाइट में है। अब ये सच्चाई जानने के बाद अंकित सोचने लगता है कि आखिर इस फ्लाइट में वो कुरियर बॉय कौन होगा, क्योंकि ऐन वक्त पे शेख ने कुरियर बॉय को चेंज कर दिया। तो अंकित नेहा के पास आता है और कहता है कि तुम्हें ही उस कुरियर बॉय को ढूंढना पड़ेगा, वो शख्स फ्लाइट का कोई भी चीज नहीं खाएगा। अब नेहा किसी भी तरह कर उस कुरियर बॉय का पता लगा लेती है। ये जानने के बाद अंकित फिर से नेहा के पास आता है और उसे कहता है कि तुम किसी भी तरह कर उस शख्स को बाथरूम में भेजो और इसी बीच मैं डायमंड को चुरा लूंगा। अब नेहा जानबूझकर उस शख्स के ऊपर खाना गिरा देती है, जिससे वो शख्स बाथरूम जाता है। तभी वहाँ पर 3 टेररिस्ट आकर फ्लाइट में मौजूद हर एक पैसेंजर को डराने धमकाने लगते हैं। अब टेररिस्ट को देखकर फ्लाइट में पूरी तरह हंगामा मच जाता है। सारे पैसेंजर को कंट्रोल करने के बाद टेररिस्ट नेहा से पूछता है कि फ्लाइट मार्शल कौन है। बहुत देर पूछताछ के बाद सुधांशु नाम का एक आदमी अपना हाथ खड़ा करता है। इसके बाद वो टेररिस्ट सुधांशु के पास आते हैं और उसका हाथ बांध कर उससे उसकी गन को ले लेते हैं। इसके बाद एक टेररिस्ट पायलट के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी है, हमारे कुछ मांगे हैं, आदिल मीर को रिहा करना पड़ेगा और ये फ्लाइट सीधा कुल्लू जाकर ही रुकेगी। अब थोड़ी देर के बाद इन सारी वाकया के बारे में गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसरों को मालूम पड़ जाती है
दूसरी तरफ होम मिनिस्टर भगत के पास कॉल कर यही बात बताने लगता है कि अंकित जिस फ्लाइट से आ रहा है वो अब हाईजेक हो चुका है। तुम जल्दी से कुल्लू जाओ और जैसे ही फ्लाइट लैंड होगी तुम जल्दी से उसे डायमंड लेकर यहाँ पर चले आना और ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। इधर नेहा फ्लाइट में एक बच्चे की आवाज को सुनती है जो रो रहा होता है और दोबारा से सीन फ्लैशबैक में जाती है। वो दो गुंडे अंकित के पास बार बार कॉल कर उसे धमकी दे रहे थे और एक दिन तो अंकित को बहुत ही ज्यादा मारा पीटा और जब नेहा सामने आई तो उनमें से एक शख्स नेहा के पेट पे घींच कर लात मारा और इस वजह से नेहा का मिसकैरेज हो जाता है और ये नेहा के लिए बहुत ही बड़ा सदमा था क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली की प्लानिंग कर ली थी और तभी वे लोग अंकित के पास फिर से कॉल कर अंकित को धमकी देने लगते हैं और बोलते हैं फैमिली बनाने चले थे ना, बन गई फैमिली। तब नेहा इनसे डील करती है कि हम दोनों मिलकर डायमंड को चुराएंगे। अब प्रेजेंट टाइम पर अंकित अस्थमा बीमारी की एक्टिंग करने लगता है। उन टेररिस्टों से कहने लगता है कि मेरा इनहेलर मेरे बैग में है। इस तरह से वहाँ बिजनेस क्लास में जाकर उस कुरियर बॉय के बैग से डायमंड चुराने की कोशिश करता है। यानी कि इस बैग को खोलने के लिए एक कोड की जरूरत थी और ये कोड आधा भगत के पास थी और आधा अंकित के पास। तभी अंकित को एक टेररिस्ट देख लेता है और कहता है तुम तो अभी वहाँ पे बैठे थे और यहाँ क्या कर रहे हो और ये बैग तुम्हारे पास कैसे और तुम्हारी बीमारी कहाँ गई। और ऐसा बोलते हुए वो टेररिस्ट अंकित की नाक को तोड़ देता है जिस वजह से अंकित के नाक से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है। नेहा अंकित को मलम पट्टी करने के बहाने उसके पास आती है और उसे काफी ज्यादा समझाती है कि उल्टी सीधी हरकतें मत किया करो। दूसरी तरफ परवेज नाम का एक रॉ एजेंट उन टेररिस्टों को कहने पर आदिल मीर को रिहा कर लेता है। इधर अंकित दोबारा से बहाना बनाता है और नेहा के पास आकर कहता है कि मैंने उस बैग में उन डायमंड के बॉक्सों को देखा, मैं तो वहाँ नहीं जा सकता, इसीलिए तुम्हें ही अब उस डायमंड को चुराना होगा। मगर नेहा इसके लिए मना करती है क्योंकि वो टेररिस्ट सारे लोगों को एक ही जगह पर बैठा कर रखा होता है। वो टेररिस्ट किसी भी जन को हिलने तक नहीं दे रहे थे। अंकित नेहा को कहता है अगर तुमने उस डायमंड को नहीं चुराया तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। इसके बाद वो टेररिस्ट फिर से नेहा के साथ अंकित को देखते हैं जिस वजह से वो टेररिस्ट इस बार भी अंकित का नाक तोड़ देते हैं। इसके बाद परवेज उन टेररिस्टों से बात करता है और कहता है कि हम तुम्हारी मांगे पूरी करने के लिए तैयार हैं। आदिल मीर को रिहा कर दिया और तुम लोगों का हेलीकॉप्टर भी रेडी है, बस पैसेंजर्स को फ्लाइट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोबारा से अंकित इसी मौके का फायदा उठाकर बिजनेस क्लास में जाता है और उस शख्स के बैग से डायमंड को चुरा लेता है। तो अभी इत्तेफाक से एक टेररिस्ट अंकित को देख लेता है और वो कहता है कि तुम बार बार इस जगह पे क्यों आ रहे हो, आखिर इस बैग में क्या है। और जब वो टेररिस्ट इस बैग को चेक करते हैं तो उसके अंदर डायमंड होते हैं और तब अंकित इस टेररिस्ट को मारने पीटने लगता है। इनके बीच एक तगड़ी फाइट होती है। इसी बीच इनकी फ्लाइट ठुल्लू एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, यानी कि फ्लाइट की लैंडिंग हो जाती है। और इसी बीच उस टेररिस्ट के हाथ में जो गन होती है वो चल जाती है जिससे उस टेररिस्ट की मौत हो जाती है। अब गन की आवाज सुनकर एक और टेररिस्ट अंकित के पास आता है और बाकी दो टेररिस्ट अंकित को बहुत ही ज्यादा मारने पीटने लगते हैं। अब इसी बीच सुधांशु जो फ्लाइट मार्शल होता है वह अपने हाथों को खोलकर एक टेररिस्ट से बंदूक लेकर बाकी दो टेररिस्टों को ठोक देता है। इसके बाद ये खबर परवेज तक पहुंच जाती है कि हाईजेक खत्म हो गया, सारे पैसेंजर सुरक्षित हैं और सारे टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। मगर यहाँ पर शौक करने वाली बात यह है कि वे टेररिस्ट सब अंकित को बम से बांध चुके हैं और जब इस बारे में परवेज को मालूम पड़ती है तो वह जल्दी से बम स्क्वाड्स को बुलाता है। इसके बाद सारे पैसेंजर फ्लाइट से निकलकर एक सुरक्षित जगह पे जाने लगते हैं। मगर इन्हीं पैसेंजर्स में से एक शख्स घोड़े बेचकर सो रहा होता है। एयर होस्टेस बहुत ही मुश्किल कर इसे जगाती है। दूसरी तरफ भगत एयरपोर्ट पे पहुंचता है और वो अंकित का वेट करता है कि अंकित कब वहाँ पर आएगा। मगर तभी सेम टाइम पे होम मिनिस्टर मीडिया के सामने आकर अपना स्टेटमेंट देने लगता है कि हाईजेक खत्म हो गया, सारे पैसेंजर सुरक्षित हैं। इधर फ्लाइट में बम स्क्वाड्स आकर बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। मगर बाद में इन्हें मालूम पड़ता है कि ये बम तो नकली है। लेकिन अंकित किसी भी तरह कर उन डायमंड को हासिल कर ही लेता है। फ्लाइट से बाहर आकर अंकित नेहा को यही बात बताता है कि वो डायमंड्स मेरे पास है, मैं भगत के पास जाकर इसकी डीलिंग कर आता हूँ। और अंकित जब एयरपोर्ट पे भगत के पास आता है तो उसके हाथ में डायमंड वाला फोन थमा देता है। और इधर जब पुलिस वाले सब फ्लाइट की तलाशी लेते हैं तो उन्हें यह बात मालूम पड़ती है कि फ्लाइट में कोई भी डेथ बॉडी नहीं है। ये जानने के बाद परवेज सारे एंट्री एग्जिट को बंद करने के लिए बोलता है और उसी तरह फ्लाइट मार्शल को आवाज लगाने लगता है भानु यादव। और यहाँ पर हमें यह बात मालूम पड़ती है कि जो घोड़े बेचकर सो रहा था वही असली
फ्लाइट मार्शल था जिसका नाम था भानु यादव। तो परवेज भानु यादव से पूछता है कि आपने जिन टेररिस्टों को मारा उनकी लाशें कहाँ पे हैं? जिस पर भानु यादव कहता है इस बारे में तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मुझे तो होश ही नहीं था। दरअसल सुधांशु जो फ्लाइट मार्शल बना था वो कब का इस एयरपोर्ट से जा चुका होता है। और तब परवेज को यहाँ बात मालूम पड़ती है कि हकीकत में फ्लाइट हाईजैक ही नहीं हुआ था, जो लोग टेररिस्ट बने थे वे सब इन्हीं लोगों में मौजूद है। हमें किसी भी तरह कर उन्हें ढूंढ निकलना होगा। इधर भगत जब डायमंड्स की चेकिंग करवाता है तो उसे यह बात मालूम पड़ती है कि ये डायमंड्स तो नकली हैं, जिससे भगत को गुस्सा आता है और वह अंकित को डांटने लगता है और कहता है तुम मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो, मुझे अभी के अभी असली डायमंड चाहिए। ये जानने के बाद अंकित के तो होश ही उड़ जाते हैं कि इतना मेहनत मशक्कत करने के बाद इन डायमंड को चुराया, लेकिन ये डायमंड तो असली है ही नहीं। अंकित नेहा को वॉशरूम में बुलाकर उसे यही बात बताने लगता है कि मैंने जिस डायमंड की चोरी की है वो नकली डायमंड है। और अंकित कहने लगता है कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया, मैं डूब गया। जिस पर नेहा अंकित को हक कर कहती है फिक्र मत करो अंकित, हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये सुनने के बाद अंकित का बिहेवियर ही पूरी तरह बदल जाता है। नेहा का गला पकड़कर अंकित कहता है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, डायमंड के लिए ही मैंने तुम्हें पटाया, अब वही डायमंड नहीं रहे। जिसके बाद नेहा फिर से अपने फ्लैशबैक को याद करती है जब नेहा का मिसकैरेज हुआ था और वह हॉस्पिटल में भर्ती थी। तभी नेहा की कजन सुधांशु नेहा के पास एक मैसेज भेजता है और कहता है कि नेहा मुझे क्या वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा। अब नेहा को ये कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वह अपने फोन को चेक करती है और वह उस रिकॉर्डिंग को सुनती है। और तब उसे मालूम पड़ती है कि जो दो आदमी अंकित को मार रहे थे वो अंकित के ही आदमी थे। यानी कि उस दिन हाथापाई के दौरान नेहा का फोन उसके हाथ से गिर गया और ऑटोमेटिक फोन रिकॉर्डिंग पे चला गया, जिस वजह से अंकित और उनकी बातें रिकॉर्ड हो गई थी नेहा के फोन में। तो ये सच्चाई जानने के बाद नेहा उसी वक्त से अंकित को फॉलो करने लगती है। तो नेहा यहाँ देखती है कि अंकित वो दोनों गुंडों के पास जाकर हंसते हुए बात करता है और एक लड़की के पास आकर उसके साथ चूमा चाटी करने लगता है। और तब यहाँ पर नेहा को मालूम पड़ता है कि अंकित ने मुझे धोखा दिया। इसके बाद नेहा अपने कजन सुधांशु के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि मुझे एक शख्स से बदला लेना है और बदले के साथ हमें 120 करोड़ के हीरे मिलेंगे। और तब नेहा सुधांशु को अपना प्लान बताती है और नेहा अंकित को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है। इसके बाद सुधांशु अपने 5 टीम मेंबर से बात करते हुए अपना प्लान बताने लगता है और यही 5 लोग हम लोगों को मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब्बास, जीनू, निकी, गफार, मनमीत और ये 5 जन अलग अलग जगह से होते हैं। इन 5 में से सिर्फ 3 जन ही टेररिस्ट बने थे। अब प्रेजेंट टाइम पे परवेज एक एक पैसेंजर से पूछताछ करता है और फाइनली जब अंकित की बारी आती है तो परवेज अंकित पे शक करने लगता है कि आखिरकार तुम फ्लाइट में क्या ढूंढ रहे थे और वो टेररिस्ट तुम्हें ही बार बार क्यों मार पीट रहे थे। जिस पर अंकित कहता है सर मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं। इसके बाद परवेज इन तीनों से पूछताछ करता है जो टेररिस्ट बने हुए थे। ये तीनों किसी भी तरह कर अपना अपना बयान दे ही देते हैं, यानी कि ये तीनों पूछताछ की नजरों से पकड़ में नहीं आते। इधर भगत होम मिनिस्टर के पास कॉल कर कहता है कि सर वो डायमंड्स नकली हैं, मुझे शक है कि असली डायमंड अंकित नहीं चुराया है। उसी वक्त एक और ऑफिसर होम मिनिस्टर के पास कॉल कर यही बात बताने लगता है कि सर मीडिया के सामने अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ेगा क्योंकि वो हाईजैक नकली था। अब ये बातें सुनने के बाद होम मिनिस्टर को यहाँ बात क्लिक होती है कि वे लोग डायमंड चुराने के लिए ही नकली टेररिस्ट बने थे। इधर परवेज जब भानु यादव से पूछताछ करता है तब भानु यादव परवेज को यही बात बताता है कि मैंने फ्लाइट में एक जूस पिया जिसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा और जूस का ऑर्डर लेने वाली नेहा है। और तब एक ऑफिसर जाकर नेहा को केबिन में बुलाता है। ये बातें जानने के बाद नेहा जल्दी से अननोन नंबर से होम मिनिस्टर के पास कॉल करती है और उसे धमकी देती है कि आपकी डायमंड स्मगलिंग की बात मीडिया के सामने आ सकती है। लेकिन होम मिनिस्टर इसे घबराता नहीं। होम मिनिस्टर को प्रूफ दिखाने के लिए नेहा उसके पास एक फोटो भेजती है। इस फोटो को देखने के बाद तो मानो होम मिनिस्टर का होश ही उड़ जाता है। इसके बाद परवेज नेहा को अपने केबिन में बुलाकर उसे पूछताछ करता है। इस बीच नेहा भी नहीं पकड़ी जाती, वह अच्छे से जवाब देती है कि मुझे इस हाईजैक से कोई लेना देना नहीं। मगर उसी वक्त होम मिनिस्टर परवेज के पास कॉल करता है और उसे ये ऑर्डर देता है कि सारे पैसेंजर्स को भेज दो। इसके बाद अंकित नेहा को एक तरफ बुलाकर उस पर ही शक करने लगता है कि असली डायमंड कहाँ पर है, क्योंकि डायमंड के बारे में सिर्फ हम दोनों को ही मालूम था। लेकिन नेहा अंकित के साथ प्यार जताने लगती है, मगर तभी वहाँ पर होम मिनिस्टर के आदमी आते हैं और अंकित को वहाँ से घसीटते हुए ले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को नेहा की प्लानिंग को दिखाया जाता है। फ्लाइट के अंदर आते ही अब्बास, जीनू, निकी जल्दी से बाथरूम जाकर अपना ड्रेस चेंज कर लेते हैं। फ्लाइट जब उड़ने लगती है तब ये बाहर आते हैं। अब इसी बीच नेहा भानु यादव को जूस देकर बेहोश कर देती है और इसी वक्त गफार ने गर्म पानी मांगा था ना। गफार गर्म पानी की मदद से उसने एक नकली मोम की बंदूक बनाई। इसके बाद सारे पैसेंजर्स को डराने के लिए
मनमीत को काफी ज्यादा मारा पीटा, क्योंकि मनमीत इन्हीं का आदमी था। अब सुधांशु भानु यादव के ही बगल में बैठा था। भानु यादव जैसे ही बेहोश होता है वैसे ही सुधांशु उसकी असली बंदूक को लेकर उसके अंदर नकली बुलेट्स को भर देता है और उन्हीं डुप्लीकेट गन से इन तीनों पे फायर करता है। और ये तीनों सिर्फ मरने का नाटक किया था। और इसी बीच सुधांशु ने रियल डायमंड को अपने पास रखकर वहां पर नकली डायमंड को रख दिया और एयरपोर्ट पे आने के बाद वहां डायमंड के साथ जल्दी से एयरपोर्ट से निकल गया, क्योंकि इसे मालूम था कि इतना जल्दी किसी भी पैसेंजर्स को जाने नहीं देंगे। अब बम के बारे में बात करें तो उस तो सिर्फ चॉकलेट थे। इस तरह से नेहा अपने प्लान को अंजाम दे देती है। और वहीं दूसरी तरफ होम मिनिस्टर अंकित और भगत को पकड़कर बहुत ही ज्यादा मारने पीटने लगता है, क्योंकि नेहा ने होम मिनिस्टर के पास भगत और अंकित के बीच हुए चैटिंग को उनके पास भेजा था, यानी कि वो कोड जो इन दोनों को आधा आधा मालूम था, जिससे होम मिनिस्टर को मालूम पड़ गया कि अंकित और भगत डायमंड चुराने वाले थे। और इसी तरह अंकित को भी मालूम पड़ जाता है कि इन सारी वाकया के पीछे नेहा का ही हाथ है। अब थोड़ी दिन के बाद नेहा अंकित को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है, क्योंकि इस वक्त अंकित की बहुत ही बुरी हालत होती है। यहाँ पर अंकित भी नेहा की प्लानिंग की तारीफ करता है। इसके बाद नेहा एक आलीशान फ्लाइट में होती है और कहीं जा रही होती है। और इधर जब अंकित हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो वह नेहा के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि क्या तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड को भूल गई। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है।